इस सेशन में हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में लैपलेस ट्रांसफॉर्म काफ़ी यूज़ होता है, तो बीटेक में भी आपने पहले पढ़ा होगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। मैंने बुक ही ओपन की हुई है, तो मैं वहाँ पे दिखाता हूँ और मैं ये आपको भेज भी दूंगा यहाँ से पढ़ने के लिए। तो सेक्शन 2.2 है इस बुक से, और यहाँ देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी, तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म उसे ऐसे लिखेंगे L ऑफ एफ टी, और उसको हम लिख देते हैं अब हम स्मॉल f की बजाय कैपिटल F, जस्ट ये इंडिकेट करने के लिए कि फंक्शन तो f था स्मॉल f, पर जब उसका हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिया तो वो कैपिटल F हो जाता है। और पहले फंक्शन में वेरिएबल t था, अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेने के बाद उसका वेरिएबल s हो जाएगा। और इसकी डेफिनेशन ये है, ये इसकी जस्ट डेफिनेशन है कि इंटीग्रल ऑफ एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। तो एक स्पेसिफिक केस में अगर t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, ठीक है, तो यहाँ पे हम डायमेंशन देख सकते हैं। ये एस टी जो है ये डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, e टू द पावर माइनस एस टी है क्योंकि। तो s की जो डायमेंशन है वो 1/टाइम होगी। अगर टाइम सेकंड में है तो s 1/सेकंड, जैसे हर्ट्स होता है फ्रीक्वेंसी जैसे होती है। तो एक तरह से हम यहाँ पे इसमें और भी डीपली इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एक बेसिक लेवल पे हम ये बोलते हैं कि हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेके। ठीक है, तो अब जो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा ये डिपेंड करता है हमारा फंक्शन क्या है, f क्या है। तो फॉर डिफरेंट फंक्शंस जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मान लो साइन ए टी, ये एक फंक्शन है, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कॉस ए टी उसका क्या होगा। तो वो सारे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमें अभी करने की ज़रूरत नहीं है। हम अब सिर्फ उनको यूज़ करेंगे। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे, वो कैलकुलेट करने के बाद इस फॉर्मूले के हिसाब से जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ टेबल 2.1 में दिया है लैपलेस ट्रांसफॉर्म टेबल, और सबसे ज़्यादा हमारी यही टेबल यूज़ होगी। और फॉर डिफरेंट फंक्शंस उनका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अगर हमारा फंक्शन है डिरैक डेल्टा, यहाँ पे जो डेल्टा है ये डिरैक डेल्टा फंक्शन है, वो आपको पता है उसकी वैल्यू हर जगह पे ज़ीरो होती है एक्सेप्ट एट, जैसे हमने ये स्पेसिफाई किया है, तो एक्सेप्ट एट t इक्वल ज़ीरो। t इक्वल ज़ीरो पे उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और किसी भी और वैल्यू ऑफ t पे उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो एक इम्पल्स की तरह होता है ये डिरैक डेल्टा फंक्शन। अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लें तो 1 आएगा। ठीक है, ये u t जो यहाँ पे लिखा है ये एक तरह से ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूनिट स्टेप फंक्शन का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू टाइम लेस देन ज़ीरो पे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो थी। ठीक है, तो टाइम लेस देन वैल्यू पे इसकी वैल्यू ज़ीरो, और टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पे इसकी वैल्यू 1 है। टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पे इसकी वैल्यू 1 है। तो इफेक्टिवली ये जो फंक्शन है ना, ये 1 है, जस्ट 1। लेकिन हमने इसको ut लिखा हुआ है जस्ट टू बी स्पेसिफिक के इसकी वैल्यू टाइम लेस देन ज़ीरो पे 0 है और टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो पे 1 है। ठीक है, तो हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 लेंगे, हमारा फंक्शन इफेक्टिवली 1 है यहाँ पे, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, वो आएगा 1/s। हम t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो आएगा 1/s²। t टू द पावर n इन जनरल उसका लेंगे, वो आता है n फैक्टोरियल ओवर s टू द पावर n प्लस 1। e टू द पावर माइनस at इसका लेंगे, वो आता है 1/s प्लस a। साइन ओमेगा टी का ओमेगा ओवर s² प्लस ओमेगा स्क्वेयर, कॉस ओमेगा टी का s/s² प्लस ओमेगा स्क्वेयर। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे।
थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, इनको मेमोरी से लिखने की कोशिश करोगे और मोस्टली यही यूज़ होंगे। तो जैसे हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं, उसका जस्ट ऑपोजिट है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो जैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी है 1/s², और इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² हो जाएगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म है और इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, अब इसके लैपलेस ट्रांसफॉर्म की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म थ्योरम्स, ये टेबल 2.2 में दी हुई है। हमें जस्ट इनको यूज़ करना है, इनको डिराइव नहीं करना। अगर मैथमेटिक्स का कोर्स होता तो इनको डिराइव करते, वो सब करते, अभी बस यूज़ करना है। और इनमें जो कुछ तो यहाँ पे एकदम कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, और जो हम काफ़ी यूज़ करेंगे, मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है। एक तो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट थ्योरम। तो इसके हिसाब से ये आता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻⁻ वो हो जाएगा f ऑफ s+a। ठीक है, तो अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft था fs, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻⁻ft हो जाएगा f ऑफ s+a। s की जगह हम s+a लिख देंगे। इसका सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t है 1/s²। अगर मैं निकालना चाहूँ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻⁻at तो वो हो जाएगा 1/s की जगह हम कर देंगे s+a का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से ऑपोजिट होगा, जब इनवर्स लैपलेस लेना होगा तो 1/s+a उसका स्क्वायर। ठीक है, वो हो जाएगा e⁻⁻at उसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये काफ़ी यूज़ होता है। अच्छा, उसके साथ साथ ये डिफरेंशिएशन थ्योरम यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन थ्योरम के हिसाब से मान लो हमें लेना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डेरिवेटिव। ठीक है, f हमारा फंक्शन है, लेकिन अब यहाँ पे हमें df dt दिया है, डेरिवेटिव है उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो उसके लिए क्या फार्मूला आता है? इसी तरह लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव इन जनरल, तो उसका फार्मूला आता है। देखो यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव हुआ है तो उसका रिजल्ट आ जाता है s टाइम्स fs, जहाँ पे fs क्या है? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f का हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म पता होना पड़ेगा। तो f के डेरिवेटिव का लैपलेस ट्रांसफॉर्म वो हो जाएगा s टाइम्स f माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट टाइम 0, तो f0 वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट टाइम 0। ठीक है, और इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका रिजल्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप x² का डेरिवेटिव लें तो 2x, मतलब वो x की जो पावर n थी वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैसी ही चीज हो रही है। f का लैपलेस ट्रांसफॉर्म था f, लेकिन जब डेरिवेटिव का लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिया उसका रिजल्ट हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है आगे s की, s टाइम्स f माइनस f0। तो हमें f0 पता होना पड़ेगा ये कैलकुलेट करने के लिए, फंक्शन f की वैल्यू एट टाइम 0। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव का लैपलेस ट्रांसफॉर्म, उसका रिजल्ट ये आ जाता है। जब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो इफेक्टिवली 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो हमारा रिजल्ट आता है s² f माइनस, अब इसकी एक पावर कम कर देंगे, माइनस s टाइम्स f0, फंक्शन f की वैल्यू एट टाइम 0, माइनस एक बार और करेंगे माइनस, फिर f'0, ये है f का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू एट टाइम 0 पे। ठीक है, तो एक तरह से जो f0 और f'0 है ये इनिशियल कंडीशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं टाइम 0 पे, फंक्शन f की वैल्यू उसके डेरिवेटिव की वैल्यू। तो उस फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव का लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ एक फार्मूले याद करने पड़ेंगे, बहुत अप्लाई होंगे।
इसी तरह से एक ये भी काफ़ी यूज़ होती है इंटीग्रेशन थ्योरम। इसमें हम निकाल रहे हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। हमारा फंक्शन एफ था, ठीक है, हमारा फंक्शन एफ है और एफ का लैपलेस ट्रांसफॉर्म वो हमें पता है, वो कैपिटल एफ है, वो हमें पता है। लेकिन अब हम लिखना चाहते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ 0 से टी तक, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा। और इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म डिराइव करते हैं तो फार्मूला आता है एफ ओवर एस। और इसको भी याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है डिवीज़न। हमें वैसे पता है एक्स स्क्वेयर को एक्स टू द पावर एन को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, तो वो डिवीज़न आता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, एफ ओवर एस उससे डिवाइड किया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन थ्योरम है। अच्छा, उसके साथ साथ ये दो और हैं, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या है, फंक्शन एफ की जो इनिशियल वैल्यू, एफ की वैल्यू एट टाइम 0 वो इक्वल होगी एस एफ एस उसकी वैल्यू एज एस अप्रोचेज इन्फिनिटी, ठीक है। तो टाइम 0 पे जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी, लिमिट लेंगे एस अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ एस एफ एस। और इसी तरह से है फाइनल वैल्यू थ्योरम, जो फंक्शन f की वैल्यू एट टाइम इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी डाल देंगे, वो होगी एस एफ एस की लिमिट एज एस अप्रोचेज 0, ठीक है। तो ये कुछ एक फार्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे जब लैपलेस ट्रांसफॉर्म से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म करते हुए हमें एक्चुअली लैपलेस नहीं, हम लैप जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा मैथमेटिक्स का हम रिव्यू कर रहे हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जब हम उसका उल्टा करते हैं, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो उसमें हमें ये पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन ये करना पड़ता है। तो ये आपको वैसे पता है क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है सबने ये, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू करते हैं। मान लो हमारे पास ये एक फंक्शन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एस में, ये एस क्यूब 2s स्क्वेयर 6s प्लस 7 ओवर दिस, ठीक है। और अब हम चाहते हैं इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेना, इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब हमारे पास ऐसा तो कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि इसका इन्वर्स लैपलेस हम एक ही स्टेप में निकाल लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे। और वो करने का क्या तरीका है, इस सेक्शन में वही डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखो, अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री है, यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री है 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो इसको पहले प्रॉपर में हमें कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के बाद हमें ये देखना है कि ऊपर जो डिग्री है वो नीचे वाली डिग्री से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो नीचे की डिग्री 2 है तो ऊपर उससे कम होनी चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। आपको वो जो लॉन्ग डिवीजन वाला बच्चे भी मेथड यूज करते हैं वो आपको आता ही है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा s प्लस 1, ये डिवाइड करके देखना, और फिर 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर बच गया है उसकी हम डिग्री देखें, वो ये इससे कम है, तो ठीक है। अब यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा और नीचे फिर हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। और अब हम इसका इसका हम इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेना चाहते हैं। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म की एक और प्रॉपर्टी थी, मैं फिर से टेबल में जा रहा हूँ, देखना। ये लिनियरिटी के कारण एडिटिव होता है। तो देखो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 प्लस f2 हो जाएगा f1 प्लस f2, जस्ट ऐड हो जाते हैं लिनियरिटी के कारण। और जब इन्वर्स लैपलेस लेते हैं तो इन्वर्स लैपलेस ऑफ f1 प्लस f2 वो जस्ट हो जाएगा f1 प्लस f2, मतलब इसका इन्वर्स प्लस इसका इन्वर्स। बड़ा आसान हो जाता है लिनियरिटी के कारण। तो अब हम लिनियरिटी यहाँ पे लगाएंगे, इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेना है, वो हो जाएगा इसका इन्वर्स प्लस इसका इन्वर्स प्लस इसका इन्वर्स, ठीक है।
तो इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म वो आप टेबल से देखो बड़ा आसान है। इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमें सीधा वहाँ से मिल जाएगा। जो सेकेंड टर्म है 1, इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म बड़ा आसान है, वो मिल जाएगा। और जो थर्ड टर्म है ये, इसका जब इन्वर्स लैपलेस लेना चाहेंगे, लैपलेस उसको लिखने का तरीका ये है, एल इन्वर्स ऑफ दिस। तो अब हम इसको सीधा ऐसे नहीं कर पाएंगे, अब हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करने होंगे। तो वो इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अलग अलग सिचुएशंस में कैसे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन उसका लिखते हैं। तो वो अलग अलग सिचुएशंस क्या हैं यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो एक सिचुएशन है इस तरह की, जब जो हमारा डिनोमिनेटर है, देखो रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक सिचुएशन ये है, ठीक है। अगर रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर रियल होंगे तो आप उनको लीनियर टर्म्स का प्रोडक्ट लिख सकते हो, s+1 s+2, और भी टर्म्स हो सकती थी अगर दो से ज़्यादा थी। यहाँ पे लीनियर हैं ये सारी, s+1 s+2 सारी लीनियर है, ठीक है। और ऐसा आप कर पाओगे अगर रूट्स रियल हैं। तो उसके अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन बनाने हैं, उसका क्या तरीका है देखो। इसको ऐसे लिख दोगे, क्योंकि ये दोनों लीनियर हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे सम कांस्टेंट k1 ओवर ये s+1 प्लस सम कांस्टेंट k2 ओवर s+2। इसको ऐसे एक्सप्रेस करना पॉसिबल है, और जहाँ पे हमें k1 और k2 की वैल्यू बस निकालनी है, ठीक है। और k1 और k2 की वैल्यू निकालने का इंटेलिजेंट तरीका ये है, जो देखो यहाँ पे किया है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, हम इसको s+1 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, s+1 से मल्टीप्लाई, तो देखो s+1 ऊपर आएगा, उससे ये s+1 कट जाएगा, इधर s+1 से s+1 कट जाएगा, यहाँ पे s+1 आएगा, ठीक है। तो एक हमें इक्वेशन मिलेगी, और ऐसा करने के बाद वो देखो वो इक्वेशन ये होगी s+1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और उसके बाद हम एक ट्रिक कर सकते हैं, इस इक्वेशन में s को -1 रख दें। अगर s को -1 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, k2 इक्वेशन से चला गया, और k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, s को -1 रखेंगे तो 2 आ गई, तो k1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसको एलिमिनेट करने के लिए s को -1 रख दिया, ठीक है। और इसी तरह से हम k2 निकालेंगे कैसे, पूरी इक्वेशन को हम s+2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, s+2 से। तो s+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो k2 बचेगा, इधर s+2 आ जाएगा, और फिर इस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए s को हम -2 रख देंगे, ठीक है। तो s को -2 रखेंगे, और ऊपर 2 ओवर -2 + 1 -1 -2 आ जाएगा, k2 की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो वो देखो यहाँ पे k1 और k2 आ गया। तो इफेक्टिवली हमने इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2 ओवर s+1 -2 ओवर s+2। तो अब इनका हम इन्वर्स लैपलेस बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसका इन्वर्स लैपलेस हो जाएगा 2 एक कांस्टेंट था, वो ऐसे का ऐसा आ जाएगा, और 1 ओवर एस का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1, ठीक है, जस्ट 1। लेकिन क्योंकि 1 ओवर s+1 है, इसलिए यहाँ पे e⁻⁻t, वो यहाँ पे क्योंकि ये एक तरह से 1 ओवर s+a है, a की वैल्यू 1 है, तो e⁻⁻at, ऊपर एक थ्योरम है वो देखना, वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, -2 e⁻⁻2t, ठीक है। तो हम इजीली ले पाए लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे आगे एक जनरल केस दिया हुआ है, हमारा न्यूमरेटर n है, डिनोमिनेटर d है, और हमने डिनोमिनेटर को लीनियर टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। अगर रूट्स रियल हैं, अगर रूट्स रियल हैं तो हम ऐसा कर पाएंगे लीनियर की फॉर्म में। तो अब उसको लिख दिया k1 ओवर हर एक टर्म को 1 एट ए टाइम लेके, वो सारा का सारा ऐसे लिख दिया। और अब जो भी हमें कोफिशिएंट निकालना हो, k1 निकालना है तो s+p1, उससे सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और उस इक्वेशन में s की वैल्यू -p1 रख देंगे, तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएंगी, हमें k1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है वो निकालने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल दिया है
कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो हमें क्या दिया है, गिवन द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है सेकंड डेरिवेटिव प्लस वाई प्लस 12 टाइम्स वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 32y इक्वल्स 32u। और u क्या है, u जस्ट 1 है, यहाँ पे कोई खास बात नहीं है इसका, जस्ट 1 है, मैंने बता दिया आपको। हमें ये सॉल्व करना है, बेसिकली y निकालना है हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें दो इनिशियल कंडीशंस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो हमें दिया हुआ है ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। तो ऑल इनिशियल कंडीशन जीरो का मतलब है y0 इज जीरो एंड y डॉट जीरो, y डॉट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव उसका वो भी जीरो है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेके। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि अभी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका हम दोनों तरफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो होगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस प्लस लैपलेस ऑफ दिस। ठीक है, तो लैपलेस ऑफ 32y वो तो एकदम सिंपल है, 32 ऐसे ही। और हम देखो स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं फंक्शन के लिए, कैपिटल यूज करते हैं उसके लैपलेस ट्रांसफॉर्म के लिए। तो 32y था, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 32y। ठीक है, अब 12 यहाँ पे डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव, तो जब उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हम वो वाली थ्योरम लगाएंगे। देखो थ्योरम क्या थी, y डैश का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा s y माइनस वाई जीरो। ऊपर वो थ्योरम देखना, डेरिवेटिव का लैपलेस ट्रांसफॉर्म मैंने आपको दिखाया था, लेकिन y0 की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन जीरो दी हुई है। तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे वो हो जाएगा 12sy। ठीक है, और यहाँ पे एक और ये टर्म है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वो होगा s स्क्वायर y माइनस s वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। ठीक है, ये होगा उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लेकिन y0 और y डैश जीरो वो दोनों के दोनों जीरो हैं, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म सिर्फ हो जाएगा s स्क्वायर y। तो ये ऐसे लिख दिया। और राइट हैंड साइड पे 32 ऐसे का ऐसे, और ये साथ में 1 ही है, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है 1 ओवर s, सो 32 ओवर s। ठीक है, तो ये जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी अभी वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। देखो ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये एडिशन और इस तरह की चीजें, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लें y के लिए। देखो ये y फंक्शन था, ये उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, तो y के लिए सॉल्व किया कैसे, यहाँ से s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 32 ये बाहर ले लेंगे, अंदर y बचेगा इक्वल्स 32 ओवर s, और उस सारे s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 32 को नीचे ले जाएंगे, वो ये हो गया। ठीक है, तो हमें ये मिल गया है y। ठीक है, अब हमें y का अगर हम इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लें तो वो हमारा y आ जाएगा, जो हमारा फंक्शन था जो हमें निकालना है, इसको सॉल्व करके हमें निकालना तो ये वाला y है। ठीक है, तो देखो प्रोसीजर ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। उस अलजेब्रिक इक्वेशन को यूज करके हम ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसमें हमारा सॉल्यूशन आ जाता है, वो ये आ गया। और अब अगर हम इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमारा ये टाइम डोमेन में जो हम सॉल्यूशन y जो हम फंक्शन चाहते थे वो हमें मिल जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करें, देखो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये जो टर्म है यहाँ पे ये देख के इसके फैक्टर बना लिया, बड़ी आसानी से बन गए s+4 s+8। ठीक है, तो अब इसको हम इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन इसके करने होंगे। वो ऐसे लिखे जैसे अभी पीछे ऊपर प्रोसेस देखा था कि इस पूरी की पूरी टर्म को ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये लीनियर टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो कांस्टेंट ओवर s, सम कांस्टेंट s+4 सम कांस्टेंट s+8, और ये k1 k2 k3 की हमें वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करोगे, k1 की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को s से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर s की वैल्यू 0 रख दोगे।
ठीक है, तो ये वाली टर्म चली जाएगी, ये चली जाएगी, और इधर s को 0 रखोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, वो यहाँ पे देखो। ऐसे ही k2 k3 निकाल लेंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, y ये आ गया। उसके बाद इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो बड़ा सिंपल, 1/s का इन्वर्स हो गया 1, ठीक है, इन दोनों टर्म्स का इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लैपलेस लेके हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो आगे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के अलग अलग केसेस में कैसे उसको लिखना है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये है, देखो, अगर इसके पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करनी है, अब यहाँ पे ये वाली टर्म तो है लीनियर, देखो s+1 एक लीनियर टर्म है, ठीक है, और ये वाली टर्म क्या है, ये भी लीनियर है लेकिन ये रिपीटेड है, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, ये है लीनियर रिपीटेड और ये है लीनियर। ठीक है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए कैसे करेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू, ये जो लीनियर टर्म थी इसके कोरस्पॉन्डिंग तो सीधा लिख दो, सम कांस्टेंट ओवर s+1, लीनियर टर्म को हैंडल करने का यही तरीका है, प्लस ये जो लीनियर में ही रिपीटेड टर्म है, इसकी अगर देखो मल्टीप्लिसिटी अगर 2 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे 2 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। एक लिखो सम कांस्टेंट ओवर ये मल्टीप्लिसिटी जो थी इसकी स्क्वायर, फिर लिखो एक कम वाली s+2, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे 2 टर्म लिखनी पड़ेंगी। अगर इस टर्म की मल्टीप्लिसिटी 3 होती s+2 का क्यूब, तो हम लिखते सम कांस्टेंट ओवर s+2 का क्यूब प्लस सम कांस्टेंट ओवर s+2 का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ओवर s+2। ठीक है, लीनियर रिपीटेड टर्म को इस तरह से लिखते हैं। और ऐसा लिखने के बाद अब हमें ये k1 k2 k3 जो भी हमारे ये कोफिशिएंट हैं यहाँ पे ये निकालने हैं। तो देखो s+1 निकालने का तो सिंपल तरीका है, पूरी की पूरी इक्वेशन, सॉरी k1 निकालने का, k1 निकालने का सिंपल तरीका है, पूरी इक्वेशन को s+1 से मल्टीप्लाई कर दो और s की वैल्यू -1 रख दो, फिर ये टर्म चली जाएगी, ये चली जाएगी और k1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही k2 बड़ा सिंपली आ जाएगा, पूरी की पूरी इक्वेशन को s+2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, s+2 स्क्वायर वो यहाँ पे किया हुआ है, s+2 स्क्वायर से करेंगे तो इधर से ये टर्म कट जाएगी, यहाँ से ये कट जाएगी, इधर s+2 आ जाएगा, इस टर्म s+2 स्क्वायर आ जाएगा और इस टर्म के साथ s+2 आ जाएगा। ठीक है, वो देखो यहाँ पे। अब अगर हम s को -2 रख दें, s को -2, तो ये वाली टर्म भी चली जाएगी और ये वाली भी चली जाएगी और k2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी बड़ी आसानी से आ गई, k2 की वैल्यू बड़ी आसानी से आ गई। ठीक है, अब k3 की निकालने के लिए इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, अगर ये प्रोसेस फॉलो करना है। देखो, अब हम अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें एक बार इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो ये k2 इक्वेशन से चला जाएगा और यहाँ पे इसके साथ कोई टर्म बचेगी और यहाँ पे k3 और सिर्फ k3 बचेगा, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो देखो नीचे ये आ गया और उसके बाद हमने s को -2 रख दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद s को -2, तो ये टर्म चली जाएगी और हमें k3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें k1 k2 k3 ये मिल गए और उसका इन्वर्स लैपलेस जब हम लेंगे तो ये तो है 1/s वाली फॉर्म, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये शिफ्ट आ गया +1, तो ये e⁻t आ जाएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग। ये है 1/s स्क्वायर, 1/s स्क्वायर है, उसका इन्वर्स लैपलेस होता है t, तो t आएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शिफ्टिंग की हुई है, s की जगह s+2 है, तो साथ में e⁻2t और इसी तरह इसके कोरस्पॉन्डिंग ये टर्म, तो ये हमारा इन्वर्स लैपलेस लेके ये हो गया। आगे इसी का जनरल सिनेरियो बताया हुआ है, देखो न्यूमरेटर n है, डिनोमिनेटर d, और डिनोमिनेटर में एक टर्म है s+p1, इसकी मल्टीप्लिसिटी r है। ठीक है, तो इस टर्म के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें कई सारी टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, r टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, k1/s+p1 की पावर r,
K2/s+P1 की पावर r-1 ऐसे लिखते जाएंगे अप टू s+P1 की पावर 1 उतने तक। तो रिपीटेड लीनियर टर्म्स के लिए ऐसे लिखना पड़ता है। और उसके बाद हम ये जो कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये K1 सीधा निकल जाएगा, लेकिन K2 से लेके Kn तक निकालने का बड़ा सिंपल फार्मूला आ जाता है। वो फार्मूला देखो जो यहाँ पे देख रहे हो। K2 अगर हमें निकालना है, K2, ठीक है, तो हम उस फंक्शन को जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा फंक्शन था उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। K3 निकालना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इस तरह से एक जनरल फार्मूला हमें मिल जाता है जो हमें यूज करना होगा अगर लीनियर रिपीटेड टर्म थी, लीनियर रिपीटेड, ठीक है। अब एक और केस यहाँ पे दिया है, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एफ आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, ठीक है। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स, तो देखो तो रिजल्ट ये होगा, यहाँ पे ये हमारी क्वाड्रेटिक टर्म आ रही है, क्वाड्रेटिक। अगर रूट्स रियल होते तो हम इस टर्म को दो लीनियर टर्म्स में ब्रेक कर सकते थे। एक तरीका वो था रियल रूट्स होते अगर, लेकिन रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है, ठीक है। तो उसको हैंडल कैसे करते हैं? तो उसको हैंडल देखो ऐसे करना है। अब जैसे इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लिखना है तो यहाँ पे एक टर्म तो s है, ये तो एक लीनियर टर्म है, इसके कोरोस्पोंडिंग तो सम कांस्टेंट ओवर s, सीधा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और जो भी क्वाड्रेटिक टर्म होती है, क्वाड्रेटिक, उसके कोरोस्पोंडिंग हमें ऐसा लिखना पड़ता है, नीचे तो वो क्वाड्रेटिक ही लिख दिया और ऊपर एक लीनियर टर्म लिखी K2s + K3, जहाँ पे ये कांस्टेंट अभी हमें निकालने होंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को हैंडल करने का ये तरीका है, इस तरह से। तो अब हमें K1, K2, K3 निकालने हैं। बड़ा सिंपल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको s से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को s से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद s को 0 रख दें। तो देखो ये सारा चला जाएगा, ये कट जाएगा और K1 की वैल्यू आ जाएगी, देखना बड़ी आसानी से, ठीक है। और हमें K2 और K3 निकालने हैं, उसके लिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन को जो यहाँ पे एक हम वो क्या लेते हैं, जो LCM, ठीक है, नीचे जो टर्म है उसका जो LCM है उससे मल्टीप्लाई कर दें, LCM से मल्टीप्लाई कर दें। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने टर्म्स को, इसको जस्ट मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद टर्म्स को अरेंज किया है। s² वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया, s वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया और कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, इस तरह से। और ये दोनों साइड क्योंकि इक्वल होंगी, इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तो उससे हमें K2 और K3 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। बड़ा आसान तरीका है। तो हमने fs को लिख दिया, ये इस तरह का आ गया, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। और अब हमें इसका इन्वर्स लैप्लेस लेना है 1/s। इसका इन्वर्स लैप्लेस तो 1 होता है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे जो टर्म है ये ऊपर ये लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो इसको हैंडल करने का तरीका क्या है? देखो, इसका इन्वर्स लैप्लेस लेने के लिए एक तरीका ये है, सेम चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है अलग तरीके से। सेम चीज को आपने जो डिनोमिनेटर था उसको आपने s प्लस सम कांस्टेंट उसका स्क्वायर प्लस सम अदर कांस्टेंट उसका स्क्वायर, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये s² + 2s था, इसका मतलब मैं लिख दूंगा s + 1 का स्क्वायर। तो उसमें s² + 2s तो कंसीडर हो गया, साथ में +1 और कंसीडर हो गया, तो यहाँ पे 4 बचेगा, उसको लिख दिया मैंने 2², ठीक है। तो इसको लिखा, कहाँ गया, हाँ, s + 1 का स्क्वायर + 2²। और ऊपर जो टर्म थी, ऊपर जो टर्म है उसको भी, यहाँ पे अगर मेरा s + 1 आया तो ऊपर भी हम टर्म को ऐसे ही ब्रेक कर लें, एक तो s + 1 में और जो भी बचा उसको अलग कर दिया यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ पे हम यहाँ पे दो टर्म्स ले लें, s + 1
डिवाइडेड बाय एस प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, एक टर्म ये हो जाएगी, प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगी दिस डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, और उन दोनों का इनवर्स लैपलेस जो है वो साइन और कॉस के टर्म्स में होता है, जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म की टेबल है वहां से देखना, साइन और कॉस के टर्म्स में होता है उनका। तो इसका लैपलेस ट्रांस इनवर्स लैपलेस हो जाएगा 3/5 माइनस 3/5, ये ऐसे का ऐसे s प्लस वन ओवर s प्लस वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर। देखो ये ऐसी फॉर्म है, s ये वन को अभी मैं नहीं मानूंगा, इसके कारण तो शिफ्टिंग होगी, फॉर्मूला उस तरह का है ये, s ओवर s स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर, s ओवर s स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और उसका इनवर्स लैपलेस होता है कोस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कोस ओमेगा टी, कोस 2t, और ये प्लस वन जो था s की जगह s प्लस वन था, इसके कारण शिफ्टिंग हो जाती है, तो ये e टू द पावर माइनस ए टी, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो e टू द पावर माइनस टी ये हो जाएगा टर्म। ठीक है, प्लस और ये जो सेकंड टर्म है इसके कोरोस्पॉन्डिंग साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ओमेगा ओवर एस स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा ओवर एस स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, तो ये ओमेगा हो गया 2 क्योंकि नीचे 2 स्क्वायर था, ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस टर्म का इनवर्स लैपलेस हो जाएगा साइन 2t, ये हाफ ऐसे का ऐसे, लेकिन s की जगह क्योंकि s प्लस वन है उसके कारण शिफ्टिंग हो गई e टू द पावर माइनस टी। ठीक है, तो ये इनवर्स लैपलेस उसका हो गया, और इसी को अब हम साइन और कॉस टर्म्स को अगर हम चाहें, आपको पता है हम कंबाइन कर दिया करते हैं, तो वो यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है एक एक टर्म की फॉर्म में, साथ में फाई आ जाता है, ये अब देखना चाहो तो देख सकते हो, बड़ा सिंपल है ये। तो यहाँ पे जनरल उसका एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया है वही, कि अगर क्वाड्रेटिक टर्म आ गई नीचे तो उसको लिखने का तरीका होगा ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, उसके उस टर्म के कोरस्पॉन्डिंग, और फिर ये निकालने होंगे जो हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन उसके बना रहे हैं। एक और तरीका है जब हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है उसको करने का, और वो यहाँ पे बताया हुआ है इसी पार्ट में आगे। तो देखो हमारा ये था, इसका इन्वर्स लैपलेस हमें लेना है, अब इसके हमने लीनियर बना लिए फैक्टर्स, चाहे यहाँ पे रूट हमारे इसके कॉम्प्लेक्स थे, देखो इसके रूट निकालेंगे क्या आएगा, -1 प्लस वही फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो जो करते हैं, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हैं तो वो कॉन्जुगेट में आएंगे। तो यहाँ पे एक रूट तो आया है -1 माइनस 2i, आई की जगह यहाँ पे j सिंबल यूज किया है, और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है -1 प्लस 2i या 2j यहाँ पे यूज किया है, कॉम्प्लेक्स आई। ठीक है, तो अब चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अब ये सारे लीनियर हो गए हैं, अब ये और ये, ठीक है, ये तीनों लीनियर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k1 ओवर s, k2 ओवर दिस प्लस k3 ओवर दिस, ऐसे लिख दिया। और k1 k2 k3 निकालने का तरीका वो सिंपल ही है, इसको अगर इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको जीरो करवा दें, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी s की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमें k2 मिल जाएगा। तो देखो वो k1 k2 k3 निकाल लिया, निकालने के बाद ये आ गया, अब इसका इन्वर्स लैपलेस लेंगे तो 3/5, ये 1/s का इन्वर्स लैपलेस 1 हो जाएगा, ये ऐसे का ऐसे, और ये क्या फॉर्म है, ये तो एक कांस्टेंट है, इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया, ये 1/s वाली फॉर्म है, 1/s, 1/s का इन्वर्स लैपलेस 1 होता है, तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन यहाँ पे s की जगह s प्लस ये है तो ये शिफ्टेड है, उसके कारण e टू द पावर माइनस AT ये टर्म आ जाएगी, और इसी तरह से यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग e टू द पावर माइनस AT ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे ये जो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करना चाहते हैं, वो यहाँ पे किया हुआ है कि e टू द पावर माइनस t तो दोनों में से कॉमन ले लिया, और जो ये i 2ti और इधर भी 2ti था विद नेगेटिव, उन टर्म्स को कंबाइन करके, क्योंकि आपको पता है e टू द पावर it क्या होता है, cos t प्लस आई, सॉरी cos t प्लस आई sin t, e टू द पावर it होता है cos t प्लस आई sin t,
तो वो यहाँ पे जब हम यूज़ करते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है और ये वही आ जाता है। ठीक है, तो आप करके देख सकते हो ये। तो ये था। आगे कुछ इसमें एक्सरसाइज दी हुई हैं, इनके इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने हैं। तो ये एक हमने रिव्यू कर लिया है लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, और लैपलेस ट्रांसफॉर्म का हम यूज़ यहाँ पे अभी हमने जो देखा वो कर रहे हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हम इक्वेशन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है, और फिर उसका फिर हम उसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व करने के बाद, जो अलजेब्रिकली सॉल्व करना तो बहुत ही सिंपल है, उसके बाद जब हम इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। तो उसके लिए हमें ये जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म कुछ एक याद करने होंगे, और उसका उल्टा है इन्वर्स लैपलेस। और हमें जो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन है उसमें हमें टर्म देखनी पड़ती है, वो एक लीनियर टर्म है, तो बड़ा ही सिंपल है, ऐसे का ऐसे लिख देंगे। लीनियर रिपीटेड टर्म है, अगर उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 थी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 टर्म्स आएंगी, जैसे 1/s+a³ था, तो उसके लिए हम लिखेंगे सम कांस्टेंट ओवर s+a³ प्लस सम कांस्टेंट ओवर s+a² प्लस सम कांस्टेंट ओवर s+a। ये लीनियरली रिपीटेड थी। और अगर क्वाड्रेटिक टर्म है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें लिखना होता है ऊपर एक लीनियर टर्म और उसके नीचे वो क्वाड्रेटिक, और उसके बाद हम वो कांस्टेंट निकाल लेते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के बाद हम इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं, बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बुक भेज दूंगा, और इसमें ये सेक्शन 2.2 में से आप ये फार्मूले एक्चुअली रट लेने हैं, ये फार्मूले अच्छे से, और इसमें जो भी किया उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक।